जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल आईएएस अकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं जीएस का टीचर हूं, मैं जीएस पढ़ाता हूं। आज मैं दोस्तों आप सभी के सामने एकदम जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, क्लास 10th का, जो कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये बोर्ड का एग्जाम एकदम नजदीक आ रहा है, तो मैं आप सभी के लिए एकदम नया टॉपिक से कुछ लेकर आया हूं, ताकि बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसे एकदम सेम टू सेम आप सभी के बीच में हाजिर है। देखिए, क्लास 10th मैं लिख देता हूं, क्लास कक्षा 10 इतिहास। ये क्लास 10th वालों के लिए हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो चैप्टर नंबर 1 में क्या है, हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। आज हमें दोस्तों यही पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग को ये देखना है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, आखिरकार ये यूरोप है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू कैसे हुआ। आज हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ बताएंगे। देखिए, हमें पता है यूरोप एक प्रकार से क्या है दोस्तों, महाद्वीप है। तो यूरोप क्या है, यूरोप हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप। ठीक है, यूरोप हमारा क्या है, महाद्वीप है। ये राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, देश से प्रेम। हम लोग जो सभी लोग जो देश से प्रेम करते हैं, यही हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रवाद है। क्या है, राष्ट्रवाद। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवाद स्टार्ट कहां से हुआ, ये शुरू हुआ कहां से। तो जो अगर मैं बात करूं, जो राष्ट्रवाद जो कहां से शुरू हुआ, ये फ्रांस से शुरू हुआ है, फ्रांस से। फ्रांस से राष्ट्रवाद क्या दोस्तों शुरू हुआ है, राष्ट्रवाद कहां से शुरू हुआ है, फ्रांस से शुरू हुआ है हमारा। आखिरकार में ये फ्रांस हमारा किस महाद्वीप में है, अगर मैं फ्रांस बात करूं महाद्वीप में, तो हमारे यूरोप महाद्वीप में हमारा क्या है, फ्रांस है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस। इतना आप सभी को पता ही होगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये फ्रांस, जो फ्रांस में हमारा राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, इसका कारण है, जो कि फ्रांस में हमारे राष्ट्रवाद उदय हुआ है, इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं बात करूं कि जो फ्रांस है हमारा, फ्रांस, यहां पर राजतंत्र चलता था, राजतंत्र। एकदम बेसिक से जानेंगे दोस्तों, बेसिक से एकदम। फ्रांस में हमारा राजतंत्र चलता था, और यहां का राजा था जिसका नाम था लुई 16, लुई 16। ये जो लुई 16 है दोस्तों हमारा, ये फ्रांस का क्या था, राजकुमार था। ठीक है, और यहां पर राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजतंत्र का अर्थ यह होता है कि राजा का लड़का ही राजा बन सकता है। कैसा दोस्तों, राजा का लड़का ही राजा बन सकता है। मतलब देखिए, अगर उसके पिताजी राजा है, उसके पिताजी के मरने के बाद फिर ये लड़का राजा बनेगा, फिर इसके मरने के बाद ये राजा बनेगा, फिर उसके मरने के बाद उसका लड़का राजा बनेगा। मतलब उसके लड़के के बाद लड़के के बाद लड़का जो राजा बनेगा, वही हमारा क्या है दोस्तों, राजतंत्र। लेकिन यह लोगों के बड़ा खिलाफ था। यह जो फ्रांस में जो बात करूं, जो लुई 16 था, यह एक निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा। कैसा राजा था दोस्तों, निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा। अच्छा दोस्तों, निरंकुश का मतलब क्या होता है, निरंकुश का अर्थ यह होता है कि जिस पर किसी का अंकुश ना हो, वो है निरंकुश। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, अभी आप लोग कहिए सर जी आप हिस्ट्री मत पढ़ाइए, पढ़ाइए कहते हैं हमको, अंग्रेजी पढ़ाइए। मैं बात मानूंगा, मैं भाई मैं इतिहास का टीचर हूं, मैं जीएस का टीचर हूं, तो मैं केवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आप सभी को। तो ये आप सभी को हमारे पर अंकुश नहीं लग पाया, इसलिए मैं क्या हूं, निरंकुश। तो मैं क्या हूं, मैं निरंकुश अध्यापक।
ठीक है दोस्तों। तो निरंकुश का मतलब यही होता है जिसके जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। और ये जो फ्रांस का जो राजा लुई 16 था, ये लोगों को एकदम तड़पा कर रखा था, तड़पा कर। कैसा दोस्तों, जैसे होता नहीं कि किसे होता ना कि बाढ़ के मारे कस सहा न जाए, बस वैसे ही ये करता था जो फ्रांस का था। लोगों को इस तरह से सताता था, यहाँ के लोग तंग में आ गए। और इतनी जबरदस्त क्रांति होती है फ्रांस की, जिसको ये दुनिया में विख्यात है, 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई दोस्तों? 1789 में। और यही वो फ्रांस देश है जहां से हमारा राष्ट्रवाद शुरू हुआ है। यही वो देश है जहां पर हमारा राष्ट्रवाद शुरू हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रवाद कहां से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा फ्रांस से स्टार्ट हुआ है। कहां स्टार्ट हुआ दोस्तों? फ्रांस से स्टार्ट हुआ है। अगर ये महाद्वीप की बात करेगा तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से स्टार्ट हुआ है, फिर तो बाद में हमारे भारत में राष्ट्रवाद देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब कि फ्रांस का कल्चर क्या था। वहां जो लुई 16 था ये कैसे लोगों को सता रहा था और कारण क्या था क्या नहीं, थोड़ा सी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति, उनको यह चैप्टर एकदम बेसिक से एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि फ्रांस में आखिर क्रांति कैसे हुई थी, यहाँ का राजा उन लोगों कैसे परेशान कैसे कर रहा था। तो थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो फ्रांस था हमारा, फ्रांस 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 जो हमारा था ये 3 समाज में बटा हुआ था। कितने समाज बटा हुआ था दोस्तों? 3 समाज में बटा हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तृतीय चरण जो हमारा समाज, जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। 3 कैटेगरी में। अच्छा, समाज क्या है दोस्तों? देखिए, समाज जैसे हम लोग यहाँ समाज है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, तो अलग अलग कास्ट के हमारे भी समाज में है। तो जैसे फ्रांस में भी 3 तरह से समाज रहते थे। जो प्रथम वाला रहते थे, जो द्वितीयक लोग रहते थे, जो तृतीयक लोग रहते थे, ये अलग अलग लोग रहते थे। अगर मैं बात करूं प्रथम में, तो रहते थे हमारे पादरी लोग रहते थे, पादरी। अच्छा दोस्तों, पादरी क्या है? अरे वही पादरी हुआ जो चर्च वगैरह करवाते हैं, वही है। अगर मैं द्वितीय में बात करूं तो यहाँ इसमें कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। जो हमारा तृतीय के, इसमें मिडिल क्लास के लोग रहते थे, एमसी। एमसी का मतलब होता है मिडिल क्लास। और जो भी हमारा जो ये मिडिल क्लास था, इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। एक तो वो दोस्तों जिसको हम लोग मिडिल क्लास कह सकते हैं। दूसरा वो जो किसान है बेचारे, किसान, फार्मर, किसान। और तीसरे वो जो एकदम से बेचारे गरीब थे, गरीब। मतलब कि ये तृतीय चरण को भी 3 भागों में बांट दिया। जो तृतीय स्टेट के लोग रहते थे, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया था। मतलब फ्रांस में यह समाज था। और फ्रांस का राजा कौन था दोस्तों? लुई 16। लुई 16, ये लुई 16। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जो लुई 16 था, ये लोगों को एकदम जिसे होता है जड़ से हिला कर रख दे, इतना जबरदस्त बड़ा सताता था। ये इसका एक नियम था दोस्तों। कारण जो हमारे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में, ठीक है दोस्तों, 1789 में, ये कारण बड़ा खतरनाक था। ये इसका एक नियम था, ये टैक्स लेता था। क्या लेता था दोस्तों? टैक्स लेता था। और ये टैक्स किससे नहीं लेता था? तो जो हमारे प्रथम चरण के लोग रहते थे, जो द्वितीय चरण के लोग रहते थे, इससे और इससे टैक्स नहीं लेता था। जो तृतीय वाले रहते थे, इसी से क्या लेता था दोस्तों? ये टैक्स लेता था। ये तो ना इंसाफी, ये बहुत गलत बात है भाई। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो इससे भी लीजिए, इससे भी लीजिए, फिर आप तृतीय से ही क्यों ले रहे हैं? और तृतीय से ये सब से ले रहा था टैक्स। जो टैक्स था, जो तृतीय के स्टेट में 3 थे, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, ये सबसे टैक्स ले रहा था। सपोज करिए, मान लीजिए मिडिल क्लास उसे कहते हैं जिसमें थोड़ा सरकारी नौकरियां होती है, जैसे वकील हो गए, ठीक है दोस्तों, टीचर हो गए,
वकील हो गए, टीचर हो गए, ये सब हमारा मिडिल क्लास में आता है। जो किसान लोग हैं बेचारे तो खेती करते थे, अपना अपना पेट दिलाते थे। जो गरीब बेचारे ये कैसे टैक्स देते थे, बड़ी बहुत क्या थी दोस्तों, मैं कहूँ क्या, जो ये राजा था बड़ा ही बेकार था। अगर मैं एक चीज जानता हूं कि सजा इतनी खतरनाक होनी चाहिए, जो लोग गरीबों को सताते हैं उनको सजा इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि सामने वाले को रूह कांप जाए। जो गन्ना पेरने वाली जो मशीन नहीं आता दोस्तों, कभी कभी उनमें भी डालकर पेर दिया जाता है। अगर हमको अगर कोई कह दे कि लीजिए ये इसने इस गरीब का हाथ काटा है, तो मैं से पहले वही पूछूंगा तुमने किस हाथ से काटा है, मैं पहले उसको वही हाथ काटूंगा। अगर उतना भी अगर हमारा मन नहीं भरा ना, जो गन्ना पेरा जाता है उसी में ले जाकर उसको मुड़िया डालकर हम पेर देंगे। मतलब सजा भी बड़ी खतरनाक होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये वो था लुई 16। ये हमारा था, लोगों को पूरा फ्रांस के लोगों को एकदम तंग करके रखा था। अब मैं क्या बताऊं, इसकी एक पत्नी भी थी। इसकी एक पत्नी भी थी। तो एक बार की बात है, यहाँ के लोग एकदम भूखे मर रहे थे, और इसकी जो पत्नियां थी वो मैं क्या ही बताऊं, 52 गज का लहंगा। प्रतिदिन इसका क्या होता है दोस्तों, कपड़ा ओढ़ना इतना जबरदस्त पहनती थी। मतलब जो लहंगा था लगभग 20 फीट दूरी से इसके जो नौकर लोग रहते थे लहंगा पकड़े थे, आगो से एंटोनी चलती थी। इसकी पत्नी का नाम था एंटोनी, ठीक है दोस्तों। और एक बार लोग बड़े तेज भूखे थे, और ये गए थे इसके पास मांगने कि मतलब हमें रोटी चाहिए। उस वक्त फ्रांस में जो पाव रोटी मिलता, 200 पाव रोटी, वो बड़ा ही महंगा मिलता था। तो लोग रोटी के लिए, खाने के लिए मर रहे थे, तो गए से हेल्प मांगने के लिए इसकी पत्नियां से। तो इसकी पत्नियां क्या कह रही है कि अगर रोटी नहीं है तो पाव रोटी खा लो। मतलब ये बताइए, उस वक्त पाव रोटी इतना महंगा था, रोटी इतनी सस्ती थी, जब उसके पास रोटी नहीं खाने का, पाव रोटी कैसे खा लेंगी वो। तो ये मैं क्या ही बताऊं, इन लोगों जो कल्चर था ना हमको बड़ा बेकार लग रहा था। तो तब यहाँ पर होता है इन लोगों ने उपद्रव मचा दिया है, फ्रांस को लोगों ने। देखिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूं, हमने चर्चा करना है क्लास 10th की, ठीक नहीं दोस्तों। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा उपद्रव मचा दिया था। तो 1789 में एक क्रांति होती है जिसको कहते हैं फ्रांस क्रांति। और इस क्रांति में लुई 16 अपनी हार मानता है। लुई 16 अपनी हार मानता है, और जो टैक्स जो सबसे लेता था वो टैक्स वापस ले लिया। बोला कि अब किसी से भी टैक्स नहीं लेंगे। तब ये हमारा फ्रांस में क्या होने लगा दोस्तों, राष्ट्रवाद। यहाँ के लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि भैया ये हमारा देश है, देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमारे यूरोप में धीरे धीरे क्या होने लगा दोस्तों, हर एक देश में क्या होने लगा कि राष्ट्रवाद शुरुआत होने, भावनाएं शुरुआत होने लगी। लेकिन अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे फ्रांस में ही इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। कहा हुआ दोस्तों, फ्रांस में शुरुआत हुआ था। और मैं आगे बातें कर देता हूं। अब हमें टॉपिक पर पढ़ना, फ्रांस तो हम देख लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 10th की अगर किताब उठाकर देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें एक चित्र बना है। सबसे पहले चैप्टर में क्या बना है दोस्तों, एक चित्र बना है, इतने बड़ा सा चित्र बना है, ऐसे चित्र बना है उसमें, ठीक है दोस्तों। उसमें चित्र बना है, उसमें जो चित्र बना था, वो जो चित्र कौन बनाए थे, उनका नाम था फ्रेडिक फ्रेडिक सारियू। ये फ्रेडिक सारियू थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रेडिक सारियू कहां के रहने वाले थे दोस्तों, फ्रांस के रहने वाले थे। अगर मैं बात करूं, ये कलाकार थे। कैसे थे दोस्तों, कलाकार थे, कलाकार थे। वो भी काल्पनिक दार्शनिक, मतलब काल्पनिक कलाकार थे, काल्पनिक, काल्पनिक। ये कैसे कलाकार थे दोस्तों, काल्पनिक कलाकार थे। और ये चित्र बनाते थे, जबरदस्त चित्र बनाते थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे फ्रेडरिक सारियू। इन्होंने एक जबरदस्त क्लास 10th में जो पहले चैप्टर देखेंगे उसमें एक बड़ा मस्त चित्र बनाया है। तो उसमें ये दर्शाए हैं कि प्रतिमा बनाई है इसने, इन्हें क्या बनाई, एक प्रतिमा ऐसे उसमें है ना, उसमें एक प्रतिमा बनाई है ऐसे। उसमें जो प्रतिमा बनाई है, ये एक हाथ अगर वहां पर देखेंगे, उनका जो एक हाथ था और इस वाले हाथ था, ये वाला हाथ था, तो उसने एक हाथ में जो मतलब यहाँ का जो चित्र बनाया था इसे, मतलब इसकी कलाकारी अलग थी। तो हम बना नहीं सकते उसे, ठीक नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझिए बस केवल, ठीक है। और देखा जाए तो उसने चित्र में एक चीज और बनाए थे, ईसा मसीह का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था दोस्तों, ईसा मसीह के चित्र बनाए थे, ईसा मसीह के चित्र बनाया था, ईसा मसीह का।
और नीचे बैठा दिए थे। नीचे जनता बहुत 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 ज्यादा आदमी लोग थे नीचे, मतलब क्रांतिकारियों का भी चित्र बनाए थे, क्रांतिकारियों का चित्र बनाए थे। जो क्रांतिकारियों को दोस्तों जो चित्र बनाए थे, मैं आप सभी को बता देता हूँ डिटेल से। देखिए दोस्तों, इन्होंने कुछ इस तरह से क्या बनाया था, चित्र बनाए थे। और ये क्रांतिकारी लोग जो मैं नीचे दिखा रहा हूं आप सभी की, सब क्या है, क्रांतिकारी लोग हैं। वो भी कैसे क्रांतिकारी लोग हैं दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूं। जो ये चित्र बनाए थे, जो हाथ जो मिसाल था, एक हाथ में बनाए थे मिसाल, मतलब कि जो ज्ञानेतों के मिसाल, मतलब जो ज्ञान के मिसाल, एक हाथ में क्या लिए थे, ज्ञान की मिसाल था इनका, ज्ञान का मिसाल। और एक हाथ में था स्वतंत्रता का घोषणा, स्वतंत्रता का घोषणा। दूसरे हाथ में क्या था दोस्तों, पहले हाथ में था हमारा, पहले हाथ में था ज्ञान के मिसाल और दूसरे हाथ में था स्वतंत्रता का घोषणा। इनका कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जो ये मतलब ये इनका कहना ये था कि अब हम लोग ज्ञानी हो चुके हैं, तो ज्ञान हम लोग के अंदर हो गया है। और दूसरे हाथ में जो स्वतंत्रता का जो घोषणा कर रहे थे कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं। मतलब इतना लुई 16 सताया था कि ये लोग कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए हैं। देखिए इनकी मानसिकताएं क्या थी, इनकी मानसिकताएं क्या थी। और जो इन क्रांतिकारी लोग जो जा रहे हैं, अलग अलग देश के थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अमेरिका, रूस, मतलब ढेर सारे लोग, ढेर सारे क्रांतिकारी थे। जापान, जापान, मतलब दोस्तों ढेर सारे क्या थे, ढेर सारे लोग क्या थे, हमारे क्रांतिकारी लोग थे। और इसमें ईसा मसीह का चित्र भी बनाए थे, ईसा मसीह का चित्र था, ईसा मसीह का चित्र था, ईसा मसीह का चित्र, ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह। जो ईसा मसीह का चित्र था, उन्होंने दूसरा चीजें लिखे थे, जो हमारे फ्रेडरिक सालियो है, इन्होंने कहा कि ये भगवान, मतलब जो मतलब कि भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग आजाद हो जाए, मतलब इस तरह से उनकी जो भावनाएं था सालियो, फ्रेडरिक सालियो की, उनकी भावनाओं को मैं बता रहा हूं। और इसमें जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस, अगर आप लोग उस चित्र में देखेंगे तो उसमें के लोग हाथ में झंडा लिए, क्या लिए दोस्तों, हाथ में झंडा लिए। झंडा ऐसे होता नहीं, ऐसे ऐसे होता है ना झंडा, ठीक है। तो वो लोग अपने हाथ में क्या लिए थे दोस्तों, झंडा लिए थे, झंडा लिए थे, झंडा अपने हाथ में क्या लिए थे, वो लोग झंडा लिए थे। अब वो जो झंडा लिए थे दोस्तों, जो झंडा लिए थे, इसका एक कलर था, क्या था दोस्तों, कलर था। तो कैसा था, लाल, नीला, कैसा था दोस्तों, लाल है, नीला। अगर मैं बात करूं, इसमें एक ही नहीं थी, इसमें जापान के भी लोग या जर्मनी के लोग भी क्या लिए थे दोस्तों, अपना अपना तिरंगा लिए थे। जर्मनी के भी लोग क्या लिए थे, अपना अपना तिरंगा लिए थे। अब मैं बात करूं, काला था, काला, काला, ठीक है दोस्तों, मतलब लाल, नीला, काला। ये तो ये फ्रांस वालों का झंडा था। किसका झंडा था, फ्रांस वालों का, ये फ्रांस वालों का झंडा था। उसमें भी तिरंगा होता है, हम तिरंगा कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो जर्मनी वाले थे, ये वाले थे, ये लोग भी अपनी अपनी झंडाएं लिए थे, ठीक है। मतलब जो जितने भी यहाँ पे लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, हर देश का अपना अपना एक अलग अलग झंडा था, ठीक है दोस्तों। इसकी क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसकी की बात करूं, जो चित्र बनाए थे, इसके आगे की जो मैं बात करूं, तो एक एक आदमी आता है, एक इंसान आता है, जिसका नाम है नेपोलियन, नेपोलियन, ये नेपोलियन, ये जो नेपोलियन है दोस्तों, मारा पूरा से हिला कर रख दिया। क्या कर दिया दोस्तों, हिला कर रख दिया है। और अगर मैं बात करूं, जो इतिहास है, हमारा इतिहास, आप सभी को पूरा फुल चैप्टर मिलेगा दोस्तों, पूरा इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस,
मतलब इसमें जितना भी हमारा हिस्ट्री है, इसमें 4 चैप्टर, इसमें मतलब इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं ना हिस्ट्री में, क्लास 10th में। हिस्ट्री होता है, इकोनॉमी होता है, और क्या कहते हैं, जियोग्राफी होता है हमारा, और पॉलिटिकल साइंस। मतलब 4 सब्जेक्ट में चारों आप सभी को पढ़ाऊंगा दोस्तों, बस हमसे जुड़े रहिएगा बस आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हमारा फ्रांस में क्या हो चुका था, फ्रांस की जो क्रांति था 1789, ये समाप्त हो गया था ना दोस्तों, समाप्त हो गया था। और फ्रांस को जो फ्रांस की जो क्रांति जब समाप्त हो गया था, तो जो हमारा लुई 16 ये हार मान लिया था। और यहां पर चलने वाला जो राजतंत्र था, राजतंत्र यहां के लोगों ने प्रजातंत्र में बदल दिया था। प्रजातंत्र मतलब दोस्तों देखिए, जब ये क्रांति हुआ तब ये राजतंत्र चलता था क्रांति से पहले, लेकिन जब क्रांति हो गया तो लोगों ने प्रजातंत्र में बदल दिया था, ताकि राजा को उनको लोग कहना यह था राजा चुन कर आएगा, क्योंकि इसको में अब ये नहीं होगा कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। राजतंत्र को हटा दिए थे यहाँ के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, अब तब से कौन आ गया था हमारा, अब जैसे इसके बाद ही हुआ तो तब से हमारा आ गया, इस फ्रांस में आ गया था नेपोलियन। कौन आ गया दोस्तों, नेपोलियन। नेपोलियन अच्छा दोस्तों, ये अचानक से नेपोलियन कहां से आ गया, आप लोग पूछे सर कि आप नेपोलियन को कहां से ला दिए। देखिए, जब यहाँ का राजा जो लुई 16 था, जब ये फ्रांस की क्रांति में हार गया, तो ये यहाँ के लोगों ने इसको भगा दिए थे। ठीक है दोस्तों, इसको भगा दिए थे, तो यहाँ पर राजा कोई बनेगा नहीं, राजा था कौन, अचानक से मारा जाता है नेपोलियन। अगर मैं बात करूं नेपोलियन, इसका जो जन्म हुआ था 1769 में, इसका 1769 में इसका जन्म हुआ था। और ये दोस्तों मैं बात करूं, ये जब नेपोलियन जब हमारे फ्रांस में आया था 1769 में इसका जो जन्म हुआ था, इसने धीरे धीरे फ्रांस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे फ्रांस को अपने चंगुल में ले लिया, और जैसे फ्रांस को अपने चंगुल में ले लिया, और जो यहाँ पर जो प्रजातंत्र इन लोगों ने बुलाया था, फिर से नेपोलियन ने उसको प्रजातंत्र से उसको राजतंत्र में बदल दिया। फिर से अब फिर से देखो राजतंत्र में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजतंत्र में बदल तो दिया था, लेकिन ये जो लुई 16 था, ये फ्रांस वाले के ऊपर हमला करता था, फ्रांस को सताता था, लेकिन नेपोलियन ऐसा नहीं करता था। नेपोलियन कई गुना योग्य शासक था, कई गुना योग्य व्यक्ति था लुई 16 से, और बहुत ही दिमागदार था नेपोलियन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दिमागदार था, और धीरे धीरे फ्रांस में क्या कर लिया था, अपना हब जमा लिया था। ठीक है, और इसने मैं बात करूं, जो नेपोलियन था ये फ्रांस पर, कहां पर, फ्रांस पर ये ढेर सारे कार्य किए। कैसा दोस्तों, ढेर सारा कार्य किया। और जब इसे फ्रांस पर कार्य करते करते इसने एक 1804 में एक इसने जानते हैं दोस्तों कानून बनाना शुरू कर दिया, कानून। और उस कानून को कहते हैं नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नेपोलियन संहिता भी कह सकते हैं। 1804 में नेपोलियन संहिता बनाया। कैसा दोस्तों, नेपोलियन संहिता बताया, और यहाँ के लोगों को जो एकदम एक समान, सबको समान कर दिया इसने। समान मतलब क्या किया दोस्तों, समान कर दिया इसने, समान कर दिया। समान मतलब क्या होता था, माप तौल में नेपोलियन क्या कहते दोस्तों, यहाँ के लोगों को एकदम समान कर दिया था। इसका कहना यह था कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस राज्य में 20 रुपये किलो चीनी है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा है नहीं कि हम उस राज्य में जाए तुमको वहां पर 40 रुपये किलो चीनी दे दे। इसने कहा ऐसा नहीं, अगर यहाँ 20 रुपये किलो चीनी है तो फ्रांस में आप चाहे जिस जगह पर जाएंगे आपको वहीं पर 20 रुपये किलो चीनी मिलेगा। इसको कहते हैं नाप तौल में एकदम समान कर दिया इसने। क्या कर दिया दोस्तों, नाप तौल में क्या कर दिया, समान कर दिया था। और मैं इसके आगे की बात करूं, ये फ्रांस ये एकदम अच्छा सोच रहा था, और यहाँ के लोगों ये नेपोलियन के ऊपर खुश भी थे। कैसा दोस्तों, खुश भी थे। और इसने जब समान कर दिया, नेपोलियन संहिता कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसने एक चीज को हटा दिया, जिसको कहते हैं राजतंत्र। अच्छा आप कहिए सर जी, पूछिए सर जी, अभी तो ये राजतंत्र लाया था, ये राजतंत्र फिर हटा क्यों दिया।
देखिए दोस्तों, मैंने कहा नेपोलियन बहुत माइंडेड है। ये राजतंत्र तो था, लेकिन राजतंत्र तो लाया था, लेकिन ये होता राजतंत्र में होता है राजा का लड़का ही राजा बने ना दोस्तों, कि राजा का लड़का ही राजा बने। इसने कहा राजतंत्र तो है, लेकिन राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसने याद हो क्या कर दिया दोस्तों, राजतंत्र में को राजतंत्र जो होने वाला जो जो अधिकारी का जो पद था, उस पद को हटा दिया, कि मतलब राजा के बाद ही राजा का लड़का बनेगा राजा, ऐसा उसने नहीं रखा था। बहुत दिमागदार था दोस्तों, नेपोलियन तो बहुत दिमागदार था। इसका जन्म कब हुआ दोस्तों, 1769 में। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करूं नेपोलियन के बारे में। अच्छा, आप मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, थोड़ा क्वेश्चन बताइए। अच्छा ये बताइए कि जो फ्रांस का जो तिरंगा कलर था, वो कितने कलर थे और कौन कौन कलर थे दोस्तों? जो फ्रांस का जो कलर था, फ्रांस का तिरंगा, फ्रांस का तिरंगा, इसका जो कलर था कितने कलर का था? तो 3 कलर का था। कौन कौन दोस्तों? पहले क्या था हमारा, लाल, दूसरा नीला और तीसरा सफेद। ये 3 रंग की थे दोस्तों, लाल, नीला और सफेद। कौन कौन थे? लाल, नीला और सफेद। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। और देखिए इसने और क्या कार्य किया था, इसने और क्या कार्य किया था, हम लोग पूरा धीरे धीरे समझेंगे। देखिए दोस्तों, और इसने क्या किया, और इसने ये किया था, जो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था था सब एकदम बराबर कर दिया था। यातायात व्यवस्था ला दिया, यातायात व्यवस्था ला दिया, यातायात व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ला दिया। जागीरदारी को समाप्त कर दिया था, जागीरदारी, जागीरदारी, जागीरदारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब पहले जो टैक्स वगैरह लेता था लुई 16, इसने कहा कि कोई भी किसी भी जमीन पर कोई ना कोई कर लिया जाएगा कुछ, मतलब कि जो होता ना जागीरदारी, मतलब इस पर जो टैक्स लिया जाता था जमीनों पर, इसने समाप्त कर दिया। कहा कोई अब कोई किसी से क्या टैक्स नहीं लेगा। भूदास्ता को समाप्त कर दिया इसने। कैसे दोस्तों? भूदास्ता को समाप्त कर दिया, भूदास्ता को समाप्त कर दिया, भूदास्ता को समाप्त कर दिया। तो इसने जो होता है दोस्तों, जो नेपोलियन था हमारा, फ्रांस के लिए एकदम अच्छा कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, एकदम जबरदस्त कार्य किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में और कल थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन के बारे में हम लोग कल थोड़ा डिस्कस करेंगे, नेपोलियन के बारे में। वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।